दुनिया फ्रीजर बन चुकी है और बाहर जाने से इंसानों की कुल्फी बन जाती है। तो ऐसे में कुछ बेवकूफों ने एक लंबी ट्रेन बना ली जो बगैर रुके पूरी दुनिया का चक्कर काट रही है। सर्दी से बचने के लिए लोग ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्रेन में अमीर लोग कबाब खा रहे हैं और गरीब लोग कॉकरोच के कबाब। स्नोपियर्सर। दुनिया में एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए साइंटिस्ट ने एक केमिकल CW7 आसमान में छोड़ा ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके, मगर उसका उल्टा असर हुआ और पूरी दुनिया बर्फ में दफन हो गई और आइस एज शुरू हो गई। जिंदगी खत्म हो गई, मगर थोड़े से इंसान एक खास ट्रेन स्नोपियर्सर में सवार हो गए जो कि मुसलसल जमीन के इर्द गिर्द घूम रही है। इस ट्रेन में एक सिस्टम है। ट्रेन के अगले डब्बे अमीर लोगों के लिए हैं और पिछले डब्बों में गरीब और मजलूम लोग रहते हैं, जिन्हें जानवरों की तरह रखा जाता है, बदबूदार, भूखे और गुलामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। यहाँ ये दिखाया जाता है कि ये लोग अपनी किस्मत बदलने के लिए एक रेवोल्यूशन की तैयारी कर रहे हैं। उनका लीडर कर्टिस होता है। कर्टिस के साथ एडगर, गिलियम और दूसरे गरीब लोग ट्रेन का सिस्टम चेंज करने की स्ट्रगल करते हैं। वो ट्रेन की अगली तरफ बढ़ने का प्लान बनाते हैं ताकि इंजन तक पहुंचकर विल्फर्ड को गिरा सकें, जो ट्रेन का क्रिएटर और रूलर है। उन्हें खाने में काले रंग के प्रोटीन बार दिए जाते हैं। उनके पास खुद की सफाई के लिए पानी भी नहीं होता। अगले डब्बों में रहने वाले पिछले डब्बों में सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए आते हैं। वो यहाँ से जिसे चाहे पकड़ कर ले जाते हैं और जो उन्हें रोकने की कोशिश करे उसे सख्त सजा देते हैं। एक दिन वहाँ अगले डब्बों से फोर्सेस के कुछ आदमियों के साथ एक औरत आती है, जो इन गरीबों के बच्चों को मैयर करना शुरू कर देती है। वो वहाँ पर तानिया और एंड्रयू के बच्चों को पकड़कर ले जाते हैं। एंड्रयू अपने बेटे को उनसे छीनने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। फिर वहाँ मिनिस्टर मैसन आती है। वो एंड्रयू को उसकी रेजिस्टेंस पर सजा देने आती है। वो एंड्रयू के बाजू को ट्रेन से बाहर लॉक कर देते हैं और उसका बाजू डेड हो जाता है। फिर वो उसके बाजू को हथौड़े से तोड़ते हैं और वो चीखता रहता है। कर्टिस और एडगर ये सब खामोशी से देख रहे होते हैं। यहाँ मैसन एक स्पीच देती है और इन गरीबों के लिए बहुत डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल करती है। वो कहती हैं कि हम जूते को कभी भी अपने सर पर नहीं पहनते, क्योंकि जूते की जगह पैर में है। तुम लोग जूते हो, इसलिए तुम लोगों की जगह पैर है। तुम लोग ट्रेन की टेल में ही रहोगे ताकि ऑर्डर मेंटेन रहे और सिस्टम चलता रहे। वो कहती हैं कि विल्फर्ड ने तुम्हें इस ट्रेन में जगह देकर तुम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान किया। वो विल्फर्ड को बहुत रहमदिल बताती है। इस ट्रेन में विल्फर्ड का एक कल्ट बन चुका है। जब वो चले जाते हैं तो वो लोग अपने रेवोल्यूशन की प्लानिंग फिर से शुरू कर देते हैं। 4 दरवाज़ों से निकलने के लिए उनके पास सिर्फ 4 सेकंड होते हैं। गिलियम अपने पास के नाकाम रेवोल्यूशंस का जिक्र करता है। सिक्योरिटी के लोग फिर से उन्हें खाना देने आते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उनकी गन्स में कोई गोलियां नहीं है। वो लोग अपने गोल ड्रम्स के साथ चारों दरवाजों से आगे निकल जाते हैं। ट्रेन के हर डब्बे में एक नया चैलेंज है। वो ये समझ जाते हैं कि अमीर अमीर इसलिए है क्योंकि वो गरीब हैं। वो इस सिस्टम के खिलाफ होते हैं। वो पहले ट्रेन के प्रिजन सेक्शन में जाते हैं जहां उन्हें नमगोंग मिन्सू को निकालना है। ये वो आदमी होता है जिसने ट्रेन का सिक्योरिटी सिस्टम बनाया होता है। वो क्रोनोल का नशा करने का आदी होता है और उन्होंने उसके लिए बहुत सी क्रोनोल इकट्ठी कर ली होती है। वो अपने साथ अपनी बेटी को भी ले जाने का कहता है। उसकी बेटी भी इस नशे की आदी होती है। इसके बाद वो ट्रेन के अगले डब्बे में जाते हैं जहां उनके लिए खाना बनता है। कर्टिस इस बर्तन के अंदर देखता है तो वो प्रोटीन बार्स कीड़ों के बन रहे होते हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि वो इतने वक्त से ये गंद खा रहे थे। इसके बाद बारी आती है वाटर सेक्शन की, लेकिन पानी में नहाने से पहले उनको बहुत से ब्लैक मास्क वाले लोगों से लड़ना होता है, जिनके हाथों में कुल्हाड़े होते हैं। यहाँ बहुत ब्लड शेड होता है। इसके बाद मिनिस्टर मैसन यहाँ आ जाती है और उसके ऑर्डर पर लाइट्स ऑफ करके अंधेरे में सारे रेवोल्यूशनरीज को कुल्हाड़ों से काटना शुरू कर देते हैं। उनकी आंखों पर खास डिवाइसेस लगी होती हैं, इसलिए वो रेवोल्यूशनरीज को देख सकते हैं, लेकिन कर्टिस और उसके साथी उन्हें नहीं देख सकते। बहुत से लोग मारे जाते हैं। मैसन ये सब देखकर एंजॉय कर रही होती है, लेकिन कर्टिस इसके लिए पहले ही तैयार होता है। वो पिछले डब्बों से अपने लोगों को आग लाने का कहता है। वो लकड़ियां जलाकर ले आते हैं, जिससे वो उन मास्क वाले आदमी को हरा देते हैं, लेकिन एडगर मारा जाता है और उसकी जगह ग्रे ले लेता है। वो मैसन को भी पकड़ लेते हैं। मैसन अपनी जान बचाने के लिए कहती है कि अगर वो उसे छोड़ देंगे तो वो उन्हें विल्फर्ड तक लेकर जाएगी। गिलियम इस सारे सफर में कर्टिस के साथ होता है, लेकिन वो यहाँ से आगे कर्टिस के साथ नहीं जाता। इसके बाद वो अगले डब्बों में जाते हैं जहाँ फल उगाए जा रहे होते हैं। फिर एक एक्वेरियम आता है। यहाँ से आगे एक किचन जहाँ सब सुशी खाते हैं।
मैसन कहती है ये साल में 2 बार बनाया जाता है, इसलिए नहीं कि खाने की कमी है, बल्कि इसलिए कि बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। वहाँ पानी की भी कोई कमी नहीं होती। वो बाहर की बर्फ को इंजन की हीट से पानी में बदल सकते हैं, लेकिन ये सब गरीबों के लिए नहीं है, क्योंकि इससे बैलेंस खराब हो जाएगा और सिस्टम नहीं चल सकेगा। इसके बाद वो मीट प्रोडक्शन सेक्शन से गुजरते हुए एक क्लासरूम में जाते हैं। यहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जिनकी ब्रेन वॉशिंग चल रही होती है। उनकी टीचर उन्हें बता रही होती हैं कि विल्फर्ड कितना बड़ा विजनरी है और गरीब लोग कितने गंदे होते हैं। यहाँ एक आदमी उन सबको अंडे देता है, लेकिन अचानक वो उन अंडों में से गन निकाल लेता है। वो टीचर भी गन निकाल कर उन पर फायरिंग शुरू कर देती है। मैसन यहाँ भी उनको मारने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में कर्टिस उसे मार देता है। यहाँ कर्टिस कैमरा में देखता है गिलियम को फ्रैंको एल्डर मार देता है और वो कर्टिस को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ ट्रेन मुड़ रही होती है और फ्रैंको यहाँ से कर्टिस पर फायरिंग शुरू कर देता है। वो एक स्पा सेक्शन में पहुंचते हैं और वहीं पर फ्रैंको भी आ जाता है। फ्रैंको यहाँ उन्हें मारने के लिए रास्ते में आने वाले फर्स्ट क्लास के लोगों और पुलिस को भी मार देता है। लेकिन सिक्योरिटी के लोगों को सिर्फ फर्स्ट क्लास के लोगों की फिक्र होती है। यहाँ तानिया की भी डेथ हो जाती है। अगले डब्बे में लोग पार्टी कर रहे होते हैं। ये लोग हर तरह की फिक्र से आज़ाद अपनी मस्ती में होते हैं। कर्टिस इस जालिम सिस्टम को अपनी आंखों से देख रहा होता है। ये लोग नशे में धुत होते हैं। नमगोक और उसकी बेटी उनका नशा और गर्म कोट छीनते हैं। कर्टिस यहाँ थक कर दुखी होकर बैठ जाता है और बताता है कि ट्रेन में शुरू के दिनों में टेल सेक्शन में उन्होंने इंसानों को भी खाया था ताकि वो जिंदा रह सके। उसने एडगर को खाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। गिलियम ने उसे अपना बाजू दिया था ताकि वो उसे खाकर जिंदा रह सके और एडगर को ना खाए। वो रोता है। मोरालिटी के लिए इंसान की बेसिक नीड्स पूरी होना जरूरी है, यानी भूखे पेट की कोई मोरालिटी नहीं होती। उसे अपने किए हुए पर दुख होता है, लेकिन ये सर्वाइवल के लिए जरूरी था। पीछे से फर्स्ट क्लास के लोग उन्हें मारने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले विल्फर्ड कर्टिस को अंदर बुला लेता है। कर्टिस विल्फर्ड से मिलता है तो वो उसे बताता है कि वो कितना बुरा इंसान है और वो उससे कितनी नफरत करता है। विल्फर्ड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। यहाँ देखो मैं कितना अकेला हूँ। हर इंसान की जिंदगी में परेशानियां होती हैं। कर्टिस समझ जाता है कि ये सब बकवास कर रहा है। ये बातें सिर्फ गरीबों को बेवकूफ बनाने के लिए हैं कि अमीर की जिंदगी में कोई खुशी नहीं होती। बेलफोर्ड उसे फोन मिलाकर उसके लोगों की चीखें सुनाता है और बताता है कि हम 75% को मारने का सोच रहे हैं ताकि बैलेंस को मेंटेन किया जा सके और सिस्टम चलता रहे। वो कर्टिस को एक और बड़ा शॉक देता है कि गिलियम असल में विल्फर्ड का साथी था। उसने बहुत से रेवोल्यूशंस पहले भी शुरू किए ताकि लोगों को मारकर बैलेंस को मेंटेन किया जा सके और सिस्टम चलता रहे। ये रेवोल्यूशंस लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए थे। तुम पहले आदमी हो जिसने सारी ट्रेन का सफर किया है। विल्फर्ड ने खुद भी सारी ट्रेन नहीं देखी। वो कर्टिस को अपनी जगह लेने का कहता है। वो काबिल है और सिस्टम को मेंटेन करने का बस यही एक रास्ता है। अगर वो कुछ बदलने की कोशिश करेगा या सिस्टम को चैलेंज करेगा, तो ट्रेन बंद हो जाएगी और सब मारे जाएंगे। वो बूढ़ा हो चुका है, अब कर्टिस उसकी जगह ले ले। कर्टिस एक लम्हे के लिए उसके आर्ग्यूमेंट्स पर खामोश हो जाता है। इतनी सारी स्ट्रगल और आखिर में वो वही बनने वाला है जिसके खिलाफ वो लड़ रहा था। यहाँ योना दरवाजा खोलकर आ जाती है और कर्टिस उसे वहीं रोक देता है। वो समझ जाती है कि क्या हुआ है। वो वहीं मौजूद एक टाइल को खोलने लगती है। कर्टिस उसकी हेल्प करने लगता है। यहाँ इंजन में तानिया के बेटा टिम बैठा होता है। उन्हें इंजन को चलाने के लिए 5 साल से छोटे बच्चे के लेबर की जरूरत थी, क्योंकि वो जगह बहुत छोटी थी। अब कर्टिस के पास ये ऑप्शन थी कि वो या तो टिम को बचा ले और सारी ट्रेन को तबाह कर दे, या फिर वो टिम को उसी हाल में छोड़ दे और ट्रेन चलती रहे। कर्टिस अपना हाथ इंजन में दे देता है और टिम को बचा लेता है। वो फैसला करता है कि ऐसा सिस्टम जो इतने छोटे बच्चे को गुलाम बनाकर चल रहा हो, ऐसे सिस्टम से बेहतर है कि सब मर ही जाए। टिम बाहर आता है तो पूरी ट्रेन तबाह हो जाती है। नमगोंग और कर्टिस टिम और योना को बचा लेते हैं। जब योना और टिम बाहर आते हैं तो उन्हें एक पोलर बियर दिखता है, यानी जमीन पर लाइफ मुमकिन है। वो सिस्टम एक झूठ पर चल रहा था कि इसके बगैर तो जिंदगी मुमकिन ही नहीं। सिस्टम को सपोर्ट करने वाले वो थे जो इस सिस्टम से फायदा उठा रहे थे, और इसके खिलाफ वो लोग थे जो सिस्टम की वजह से नुकसान उठा रहे थे। जब सिस्टम लोगों की ग्रीवेंसेस को नहीं सुनता, तो वो सिस्टम तबाह हो जाता है।
स्नो पियर्सर कैपिटलिज्म और क्लास सिस्टम पर एक सख्त क्रिटिसिज्म है। सवाल ये उठता है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया?